नमस्कार प्यारे दोस्तों। ऑक्सीलेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम कल तो हमने पढ़ाया था कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे थे, और आज देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्ष मतलब क्या है? जो विद्युत द्विध्रुव है उसके क्या है, परपेंडिकुलर देखेंगे, लंबवत देखेंगे, और उसके केंद्र से देख रहे हैं। जो विद्युत द्विध्रुव का केंद्र था उसके सेंटर से हम देखेंगे कि भाई कोई, मान लो ये स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी बैठा है। किस दूरी पर बैठा है? स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत द्विध्रुव हमने कल बताया था कि एक ऐसे उसकी बात कर रहे हैं जिसमें क्या है, दो समान परिमाण के आवेश हो, जिनकी प्रकृति कैसी हो, विपरीत हो और अल्प दूरी पर स्थित हो। ऐसे व्यवस्था को, अरेंजमेंट को क्या कह रहे थे हम? विद्युत द्विध्रुव कह रहे थे। तो देखिए दो चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक प्लस आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है। ये दो आवेश है जो अल्प दूरी, जिसको 2a कह रहे थे डिस्टेंस, और इसके सेंटर से मैंने बांट दिया कि सेंटर इसका क्या है, ओ है, केंद्र, जिससे ए डिस्टेंस इधर है और ए डिस्टेंस ये है। ठीक है, और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जिस पर हमें क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप भले से लिख सकते हो कि माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके केंद्र ओ से, कहां से? ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित कौन भाई? बिंदु पी। स्थित बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, ये देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करें कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखें कि प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता, ये डायग्राम बनेगा। ये द्विध्रुव था, द्विध्रुव के यहाँ से केंद्र से स्मॉलर दूरी पर बिंदु पी है, और यहाँ से अगर इनको मिलाएं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस बिंदु से, यानी जिस आवेश से ज्ञात कर रहे हैं और जिस बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ से इसको मिला दिया, और ये इससे ज्ञात करेंगे तो इसको इसलिए यहाँ से मिला दिया, तो ये इसलिए मिलाया है। ठीक है, और इसको मैंने मान लिया कि भाई ये स्मॉल एल डिस्टेंस है। एल ले लो, एक्स ले लो, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो मैंने एक स्मॉल एल माना कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख रहे हैं। और तीव्रता का जो फॉर्मूला लिखा था हमने, क्या लिखा था भाई? फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर पढ़ते थे, ये पढ़ा था। लेकिन हम क्या है, यहाँ जो आर स्क्वायर डिस्टेंस थी वो जिस आवेश की वजह से देख रहे थे और जिस बिंदु पर देख रहे थे उनके बीच की डिस्टेंस थी। यहाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से देख रहे हैं बिंदु पी पर, तो इसकी डिस्टेंस क्या है भाई? स्मॉल एल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? स्मॉल एल लिखेंगे। ठीक है, और उसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। ठीक है भाई, ये स्क्वायर का ये समीकरण नंबर क्या हो गया भाई? एक हो गया। इसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? धनावेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती है? दूर की ओर होती है। तो दूर की ओर होती है, इसको मैं कह देता हूँ E1। ठीक है, इसको मैं E1 कह देता हूँ, तो यहाँ मैं E1 लिख देता हूँ।
ठीक है भाई। माइनस क्यू आवेश के कारण देखें, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या बनेगी भाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको मैं ई टू कहूंगा। ई टू बराबर क्या होगा, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ भी एल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला के समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ऋणावेश से क्या होती है, पास की ओर होती है, तो पी पर देख रहे हैं तो ऋणावेश से पास, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो इसको मैं कह दूंगा क्या, ई टू। क्या कह दिया मैंने, ई टू कह दिया। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ई टू कह रहे हैं। ये दो हमने क्या है, धनावेश और ऋणावेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर ली है। नोट कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। देखिए, एक चीज ध्यान दो थोड़ा सा इसमें, कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि समीकरण एक और दो में दोनों के मान हमें बराबर दिख रहे हैं, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, यानी समीकरण एक और दो में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हुई है वो दोनों में क्या है, बराबर है। लेकिन चित्र में हम देख रहे हैं कि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, दिशा कैसी है, अलग अलग है, विपरीत नहीं कहेंगे, अलग अलग कहेंगे। ठीक है, दोनों की दिशा अलग अलग है और यहाँ परिमाण समान है, तो हम देख रहे हैं कि भाई समीकरण एक और दो से, समीकरण एक व दो से ई वन वेक्टर बराबर ई टू वेक्टर का दोनों का मोड लिया है, परिमाण दोनों का क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि समीकरण एक और दो से एक नतीजा निकला कि ई वन व ई टू की जो वैल्यू है वो समान है, लेकिन दिशा अलग अलग है। दिशा कैसी है, अलग अलग है। ये देखिए दिशा अलग अलग है, इसलिए क्या करेंगे, इनका घटकों में वियोजन करेंगे। क्या करेंगे भाई, घटकों में वियोजन करेंगे। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख लो, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, से स्पष्ट है कि ई वन व ई टू, ई वन वेक्टर व ई टू वेक्टर परिमाण में समान, परिमाण में समान, समान, व दिशा, व दिशा में क्या है भाई, अलग अलग है। में अलग अलग है, दिशा में अलग अलग। इसलिए इनका घटकों में वियोजन करेंगे। क्या करेंगे, घटकों में वियोजन करने पे, करने पे, घटकों में वियोजन करने पर। ठीक है बेटा, इसलिए इनका घटकों में क्या करना है, वियोजन करना है। अब घटकों में वियोजन करें तो देखिए यहाँ, घटकों में वियोजन करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा, करिए भाई, कि ये देखा हमने। ठीक है, अब ध्यान दो, क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहे हैं भाई, ये थीटा कोण बना रहा है, ये तो यहाँ बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा, यहाँ बनने वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। अब देखिए, 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए थे, घटकों में वियोजन आपको सिखाया था कि किसी सदिश का घटकों में वियोजन करना है, तो जैसे थीटा के साथ में करें तो ये बताया था कि भाई जिधर थीटा होता है उधर क्या होता है, कोस थीटा, और उसके 90 डिग्री पे क्या होगा, साइन थीटा।
तो इधर क्या बनेगा भाई कि एक तो E1 cos थीटा बन जाएगा और दूसरा क्या होगा भाई E2 cos थीटा। दिख तो रहा है ना। और इसका 90 डिग्री पे देखें, लंबवत घटक इधर वाला, तो दूसरा बनेगा इसका E1 sin थीटा और इधर क्या बन जाएगा भाई E2 sin थीटा। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ कि ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 और E2 की वैल्यू पहले से ही सेम है, यहाँ देख रहे हैं आप। और sin थीटा दोनों सेम है। तो जिधर थीटा E1 और E2 की वैल्यू समान है और sin थीटा की वैल्यू भी समान है, तो ये जो निरक्षीय घटक है इनके वो कैसे हो गए, समान हो गए। लेकिन डायरेक्शन आप देख रहे हैं एक की ऊपर की साइड है और एक की कहाँ है, नीचे की साइड है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे भाई, नष्ट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और नष्ट करेंगे तो इनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ये हट जाएंगे। और ये दूसरे वाला देख रहे हैं अक्षीय जो घटक देख रहे हैं वो क्या है भाई, अक्षीय घटक में E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा, दोनों परिमाण में क्या है, ये तो सेम है, ठीक है, दोनों के मान। और ये क्या है भाई, cos थीटा भी सेम है और एक समान दिशा में। तो क्या होंगे, ये घटक जुड़ेंगे, आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहां लिखेंगे आप इनका घटकों में वियोजन करने पर इनके निरक्षीय घटक, निरक्षीय घटक कौन कौन से भाई, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा, परिमाण में समान, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण, विपरीत होने के कारण एक दूसरे को, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जबकि अक्षीय घटक, घटक, अक्षय घटक कौन कौन से थे, अक्षय घटक देखिए कौन कौन से हैं भाई, अक्षय घटक देखिए, अक्षय घटक देखो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, परिमाण में समान और दिशा में भी समान है, तो क्या होगा, जुड़ जाएंगे, क्या होगा, जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या होगा, अक्षीय घटक, जबकि अक्षीय घटक E1 cos थीटा व E2 cos थीटा, परिमाण में समान, परिमाण में समान व एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण, कारण क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है बेटा, क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे, नोट कीजिए फटाफट। जुड़ जाएंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा भाई, तो परिणामी बिंदु P पर, जो बिंदु P है उस पर परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, वो क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये निकल करके आएगा। नोट कीजिए एक बार इसको।
अभी करो, नोट करो इसको फटाफट। चलो, अतः बिंदु पी पर परिणामी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अरे तू ले आया कॉपी पेन, पढ़ तो, तू क्यों नहीं पढ़ रहा? अतः बिंदु पी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या रिजल्ट निकल करके आएगा भाई? ई बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां देखिए बेटा, E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू सेम थी, तो मैं ये रख दूं कि चूंकि E1 का मैग्नीट्यूड देख रहे थे आप, परिमाण देख रहे थे, और E2 का परिमाण देख रहे थे, दोनों का परिमाण क्या था? सेम था, दिशा अलग अलग थी। तो ये बन जाएगा E1 cos थीटा, तो इसको भी मैं क्या लिख दूं? E1 cos थीटा। तो दोनों मिला करके क्या होगा? E बराबर 2E1 cos थीटा, ये बन गया 2E1 cos थीटा। अब यहां से वैल्यू रख दो भाई, 2 × E1 की वैल्यू रख दो, KQ/L²। ठीक है बेटा, और ये क्या साथ में? cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू निकालो, cos थीटा की वैल्यू निकालो, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दो। cos थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ देखिए, किसी भी त्रिभुज को ले लो, इसको ले लो या इसको ले लो। क्यों? हमें दे क्या रखा है? इसके केंद्र से परपेंडिकुलर, निरक्ष पर, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये डिस्टेंस दे रखी है, ये तो हमने अपने मान से मान लिया कि एल है। तो क्या करें? इसको, इसका मान आना चाहिए, शामिल होना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए भाई? ध्यान दो, cos थीटा भी चाहिए। तो इसमें देखिए त्रिभुज में cos थीटा का मान क्या निकलेगा भाई? यहाँ से cos थीटा का मान निकालेंगे तो कितना निकल करके आएगा? कि ये थीटा के सामने 90 डिग्री, ठीक है, यानी लंब हो गया। और ये क्या है भाई? कर्ण। 90 डिग्री के सामने ये क्या है? कर्ण। यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। थीटा के सामने ये लंब था और 90 के सामने ये कर्ण है, तो ये कर्ण है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आर का मान काम में लेना है, तो चलिए भाई, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? मैं इधर ही दिखा देता हूँ कि cos थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, ये निकल करके। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ देखिए, आधार क्या है? ये। कर्ण क्या है? ये। तो क्या निकल करके आया? आधार कितना हो गया भाई? ए बटे, ये निकल करके आया एल, ठीक है। ये इसकी वैल्यू निकल गई, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा? ई बराबर 2 × KQ/L², इंटू में क्या बन गया? ए एल बन गया, ये निकल करके आया। यहाँ देखिए, इसको ध्यान से देखो, तो क्या रिजल्ट निकल करके आया कि ई बराबर, ये हो गया भाई के, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्यू इंटू में 2a, ये लिख दिए, बटे में क्या हो गया भाई? एल क्यू, ये निकल करके एल क्यू हो गए, L² और एल, तो कितना हो गया? ये हो गया क्यू। तो यहाँ से ये क्यू इंटू में 2a क्या होती है बेटा? पहले हम पढ़ चुके हैं, P बराबर क्यू इंटू में 2a। कौन? ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग देंगे के पी बटे L², ठीक है। क्या रखें यहाँ? L², वो एल क्यू, सॉरी, L² नहीं, एल क्यू। तो ई बराबर ये निकल करके, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिए, इसको नोट करो फटाफट, ये ये निकल करके आए। 5-7 मिनट हो, नोट करो। अब क्या करें भाई? अब एक चीज ध्यान दो भाई, यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँ, मुझे तो एल की वैल्यू भी तो रखनी है भाई, क्यों? हमें दे क्या रखा था? केवल आर दे रखा था, तो हमें एल का मान भी हटाना है। एल का मान हटाना है तो क्या करें? एल की वैल्यू ये क्या होगा भाई? पाइथागोरस प्रमेय लगाओ इसमें। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है?
कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लिख दीजिए। यहाँ ये वैल्यू काम में लेंगे कि भाई पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये होता है। तो कर्ण क्या है, एल स्क्वायर। आधार क्या है भाई, ए स्क्वायर। ये लंब क्या है भाई, आर स्क्वायर। तो ये बन गया, हमें तो केवल एल चाहिए, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। यहाँ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखिए, इसलिए ई बराबर कितना आ गया निकल करके, ई बराबर कितना आ गया, के पी बटे एल की जगह पे मान रख दो भाई, एल की जगह पे मान रखें। इसकी पावर कितनी काम में ले लेता हूँ मैं, या रूट में रख लो एक बार, चलो ऐसे लिख देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रूट में रख दो। और पावर कितनी लगी हुई थी, 3। ये भी रूट में, और रूट का मतलब क्या होता है, क्या होता है रूट का मतलब, पावर 1/2। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी आ गई, 3/2 आ गई, ये निकल करके आए, 3/2 आ गई। अब हम बात करें कि भाई, मैं कह दूं चूंकि ये ई का माना है, मैं कहूं कि चूंकि आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, वो सॉरी आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है, तो आर स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर होगा, ये और अधिक बड़ा हो जाएगा। कि आर पहले से ही ए से बड़ा है, तो आर स्क्वायर का मतलब आर का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो वो मान पहले और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्या है, ए स्क्वायर के पदों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, होगा। इसलिए ए स्क्वायर के पदों को नग्न मानने पर क्या करते हैं भाई, नग्न मान लो, नग्न मान लो तो क्या बन जाएगा, इसलिए ये निकल करके आएगा रिजल्ट कि ई बराबर के पी, और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2, और ये रिजल्ट निकल करके आएगा ई बराबर के पी आर क्यू। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, इसलिए कितने आ गए, घात 3। ये मान निकल करके आया, ये मान निकल करके आया, तो क्या रिजल्ट बन गया अपना, देखो भाई, ये मान निकल करके आया, ठीक है, ये नोट करो। ये फाइनल फॉर्मूला निकल करके आ गया। और ये फाइनल फॉर्मूला निकल करके आया। इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो, देखिए वेक्टर फॉर्म में, ये वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है इसको, तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, के पी वेक्टर बटे आर क्यू, ये बन जाएगा, ये सदिश रूप बनेगा, ठीक है, ये सदिश रूप है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिजल्ट निकल करके आया, पर ये ध्यान दीजिए, इसमें माइनस और लगेगा, मैं बता दूंगा अभी। ये माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, इस चित्र को देखिए पहले वाले को, इस चित्र में देख रहे हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी डायरेक्शन तो क्या है भाई, इधर निकल करके आई, अक्ष की दिशा में। लेकिन जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन होगी, वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ क्या निकल करके आई है, उल्टी निकल करके आ रही है, तो विपरीत दिशा में हो गए, विपरीत दिशा में हो गया, तो इसलिए इसका क्या निकल करके आया, ये रिजल्ट, इसलिए नेगेटिव यहाँ लगा है, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ई वेक्टर बराबर, या ई बराबर यहाँ भी लिख सकते हो वली से, अगर मैं लिखना चाहूँ, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे देखो, छोटा कर देता हूँ, देखो यहाँ इसको अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और P बटे आर क्यू, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया मान लो। और इसको भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और P वेक्टर बटे आर क्यू, ये लिख सकते हो। या ये लिख लो। ठीक है, ये लिख दो, ये लिख गए। अब इस रिजल्ट से ये जो रिजल्ट मिला है, इस रिजल्ट को देखिए, ये जो रिजल्ट मिला है इस रिजल्ट को देखिए आप, ये जो रिजल्ट मिला है ना, इस रिजल्ट को देखो। और आप जो कल मैंने पढ़ाया था उसके रिजल्ट को देखो। ये तो किस पे निकल कर क्या है, निरक्ष पर है। किस पे है भाई, निरक्ष पर है। ठीक है, किस पर देख रहे हैं, निरक्ष पर। और अक्ष पर अगर बात करें हम, अक्ष पर बात करें तो अक्ष पर क्या निकल करके आई थी हमारी, अक्ष पर क्या निकल कर, ई अक्ष पर क्या था, अक्ष पर जो वैल्यू निकल करके आई थी वो अपनी थी K2P बटे आर क्यू, ये निकल करके आई थी। यहाँ इसमें और इसमें क्या अंतर है भाई, कि जो अक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निरक्ष की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दुगनी होती है, ये अंतर दिख रहा है मुझे तो। ये दुगनी है और ये एक गुनी। तो ये निरक्ष वाली जो है वो अक्ष वाले की क्या होगी, जो अक्ष वाली है वो निरक्ष वाले की क्या होगी, दुगनी होगी, ये है। ठीक है भाई, तो इसको मैं एक ऐसे लिख सकता हूँ, देखो इधर देखिए, कि इसको मैं ऐसे लिख दूं कि दुगनी होती है तो ई अक्ष, अर्थात कर लेना, अर्थात ई अक्ष बराबर, ई अक्ष बराबर 2 में ई निरक्ष। ठीक है, ये निकल कर, ये इस तरीके से भी आप देख सकते हो। तो ये थी तुम्हारी क्या कि विद्युत द्विध्रुव की वजह से अक्ष पर और अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बने रहिए स्वस्थ और पढ़ते रहिए मस्त। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।